दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में आने वाले 3 ऐसे मुस्लिम शासकों के बारे में जिन्होंने पूरे इंडिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। उनके बदौलत ही इंडिया में मुस्लिम हुकूमत कायम हुई थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में सबसे पहला कौन सा मुस्लिम आया था, आखिर कैसे भारत में इस्लाम फैला। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। आज से 1300 साल पहले महज 17 साल की उम्र में भारत आने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम हुक्मरान था। 7वीं सदी की बात है, जब एक अरब की जहाज दमश्क का सफर कर रही थी, तभी वो जहाज इंडिया में सिंध के किनारे दीबल जा पहुंची, जहां डाकू और लुटेरों का कब्जा था। दीबल शहर राजा दाहिर का मशहूर शहर था। राजा दाहिर आखिरी ब्राह्मण हिंदू राजा था। जब जहाज दीबल के किनारे जा पहुंची तो उस जहाज में डाकू और लुटेरों ने लूटमार किया। उस जहाज में मुस्लिम औरतें और मर्द भी थे जिनसे लूटमार किया गया, और उन मुस्लिम मर्द और औरतों को बंदी बनाकर कैद कर लिया गया, जिसमें से कुछ मुस्लिम मर्द भागने में कामयाब हो गए और वो इराक जा पहुंचे, जहां का शासक हिजाज बिन यूसुफ था। जब हिजाज बिन यूसुफ को ये बात पता चला कि बहुत से मुस्लिम मर्द और औरतों को सिंध के राजा ने बंदी बना लिया है, तो हिजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा। खत में लिखा था कि तुमने जितने भी लोगों को कैद किया है उन सबको रिहा कर दो और लूटा हुआ माल वापस कर दो। इसके बदले में राजा दाहिर ने बहुत ही गुस्ताखी से इस खत का जवाब दिया। राजा दाहिर ने खत में लिखा था कि मैंने तुम्हारे लोगों को बंदी नहीं बनाया है, यह काम डाकू और लुटेरों का है, जबकि दीबल शहर राजा दाहिर का ही इलाका था। राजा दाहिर का जवाब हिजाज बिन यूसुफ को पसंद नहीं आया और उन्होंने 712 ईस्वी में अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। सिंध पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर दोनों में जंग हुई, जिस जंग में मोहम्मद बिन कासिम को फतह नसीब हुआ और राजा दाहिर का सिर काटकर हिजाज बिन यूसुफ के पास भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस जीत के बाद इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के बहुत से इलाकों को फतह किया। उसने उन इलाकों में इस्लाम को फैलाया। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के बहुत से इलाके को फतह तो किया था, लेकिन वो इलाके इंडिया के बाहरी इलाके थे। मोहम्मद बिन कासिम जब तक इंडिया के अंदर के इलाकों को फतह करता, तब तक मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन कासिम ने बाकी मुस्लिम हुक्मरानों के लिए इंडिया में मुस्लिम हुकूमत का रास्ता खोल दिया था। दोस्तों, दूसरा नाम आता है महमूद गजनी का। मोहम्मद बिन कासिम के हमले से 300 साल बाद 1001 ईस्वी में भारत पर अटैक महमूद गजनी का हुआ। 998 ईस्वी में महमूद गजनी अपने फादर के डेथ के बाद गजनवी सल्तनत का सुल्तान बना। महमूद गजनी इतिहास का पहला ऐसा हुक्मरान था जिसने अपने नाम के आगे सुल्तान का टाइटल लगाया था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर भारत पर सबसे ज्यादा किसी ने हमले किए हैं तो वो है महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया था। महमूद गजनी ने जब भारत पर हमला किया तब उस वक्त भारतीय शासक कमजोर हो चुके थे। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। राजपूत राजाओं में कमी आ चुकी थी। हालांकि महमूद गजनी को राजपूत शासक राजा जयपाल और उसके बेटे आनंद पाल दोनों ने उसके अटैक को रोकना चाहा, पर वो महमूद गजनी के अटैक को रोक ना सके। महमूद गजनी ने भारत में पहली बार 1001 ईस्वी में हमला किया। उसके बाद उसने 1009 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक लगातार हमले किए। महमूद गजनी ने काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, बुंदेलखंड, त्रिपुरी, बंगाल और पंजाब पर हमले किए। महमूद गजनी ने अपना आखिरी हमला 1027 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर पर किया था। यह हमला भारतीय इतिहास में महमूद गजनी का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा हमला था। सोमनाथ मंदिर में जितना भी सोना, चांदी, पैसे थे, वह सब कुछ महमूद गजनी ने लूट लिया। महमूद गजनी का इंडिया पे अटैक करने का सिर्फ 2 कारण था। पहला, वो इंडिया में लूटमार करके अपनी सल्तनत को दौलतमंद और ताकतवर बनाना चाहता था, और दूसरा, भारत में इस्लाम फैलाना चाहता था। इन सब के बावजूद महमूद गजनी ने भारत में मुस्लिम सल्तनत कायम करने के बारे में नहीं सोचा। महमूद गजनी 1030 ईस्वी में इस दुनिया से अलविदा हुए। महमूद गजनी के हमले से ये पता चलता है कि उस दौर में हिंदू शासक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वो बाहरी हमलावरों के लिए तैयार नहीं थे। इसी का फायदा महमूद गजनी को मिला। महमूद गजनी के हमले ने इंडिया का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया था। महमूद गजनी के हमले से 150 साल बाद इंडिया में तीसरा मुस्लिम हुक्मरान आया था, जिसने असल में इंडिया के अंदर मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी थी, जिसका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। बहुत से इतिहासकारों का भी कहना है कि मोहम्मद गौरी रियल फाउंडर हैं मुस्लिम सल्तनत के, जिन्होंने मुस्लिम हुकूमत कायम की थी इंडिया में। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी ने मोहम्मद गौरी से पहले इंडिया पर हमला तो किया था, पर वो इंडिया में मुस्लिम हुकूमत कायम नहीं कर पाए, जबकि मोहम्मद गौरी ने इंडिया के अंदर एक मजबूत और ताकतवर मुस्लिम राज्य कायम किया। मोहम्मद गौरी एक ग्रेट लीडर थे। वो गौर सल्तनत के शासक गयासुद्दीन के छोटे भाई थे।
गियासुद्दीन ने मोहम्मद गोरी को गजनी सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर मोहम्मद गोरी अपनी ताकत और सल्तनत को गजनी रियासत से बाहर फैलाना चाहते थे। वो इंडिया में मुस्लिम सल्तनत कायम करना चाहते थे, क्योंकि वो इंडिया के पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और मिलिट्री कमजोरियों को बखूबी जानते थे। वो जानते थे कि उनसे पहले के आए हुए मुस्लिम हुक्मरानों ने इंडिया पर किस तरह से हमले किए थे और कैसे उन्होंने इंडिया के शासकों को धूल चटाया था। इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर 7 बड़े हमले किए थे, जिन हमलों में मोहम्मद गोरी ने इंडिया के बहुत से राज्यों को फतह किया था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत पर 1175 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर जीत हासिल किया था। उसके बाद 1178 ईस्वी को अनिलवारा को फतह किया, जो गुजरात का राज्य था। फिर उसके बाद 1179 से 1186 में पंजाब और लाहौर को फतह किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली की ओर बढ़े, पर इस बार उनका मुकाबला अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन नाम की जगह पर उन दोनों में जंग हुई। मोहम्मद गोरी इस जंग में बुरी तरह से घायल हो गए और उन्होंने जंग से अपने पैर वापस खींच लिए। पर उसके अगले साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वापस लौटे। इस बार मोहम्मद गोरी की फौज की संख्या 1,20,000 के करीब थी, जिसमें तुर्क, अफगान, पर्शियन के लोग भी शामिल थे, जबकि इसके मुकाबले में पृथ्वीराज चौहान की फौज की संख्या 3 लाख के करीब थी। पृथ्वीराज की फौज की संख्या ज़्यादा थी, पर फिर भी मोहम्मद गोरी को इस जंग में फतह नसीब हुआ। यह जंग भी उसी जगह हुई जहां पिछली जंग लड़ी गई थी। तराइन के दूसरे जंग में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया और बाद में पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पे जीत हासिल किया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बनाया। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के पहले मुस्लिम शासक बने। भारत में पहली मुस्लिम सल्तनत दिल्ली सल्तनत थी। 1195 ईस्वी से लेकर 1202 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी ने गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल और बिहार पर जीत हासिल किया। बंगाल और बिहार का शासक मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को बनाया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी की ओर रवाना हुए, तभी कुछ बागियों ने उन पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। मोहम्मद गोरी रियल फाउंडर थे जिन्होंने मुस्लिम हुकूमत की नींव रखी इंडिया में। इनकी मौत के बाद इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपनी सल्तनत को मजबूत किया। उन्होंने भारत में इस्लाम को फैलाया। मोहम्मद गोरी एक कामयाब शासक रहे जिन्होंने अपने मकसद को पूरा किया। तो दोस्तों, इस तरह से भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम हुई और इंडिया में इस्लाम फैला। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।